आज की खबर में यूनेस्को ने चेताया पढ़ने लिखने और बोलने वाले हो रहे हैं कम। चिंता है बात की कि दुनिया में हर साल 9 भाषाएं लुप्त हो रही है। वाशिंगटन एजेंसी के अनुसार दुनिया में कई भाषाओं को पढ़ने लिखने और बोलने वाले कम हो रहे हैं। इससे हर साल दुनिया की 7,000 भाषाओं में से कुछ गुम होती जा रही है। कुछ देश और समुदाय अपनी भाषाओं को परंपरा से जोड़कर देख रहे हैं और ऑनलाइन टूल के अलावा किताबों के जरिए इसे बचाने के प्रयासों में जुटे गए हैं। ये बहुत खेद की बात है कि लोग भाषाओं को छोड़ रहे हैं, अपनी मातृभाषाओं को छोड़कर दूसरी भाषाओं को अपना रहे हैं, जिससे अपनी मातृभाषा को वह भूल जा रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों से बात करना बंद कर रहे हैं या समय के साथ चलने के लिए अंग्रेजी बोलने का दबाव बना रहे हैं। सभी लोग अंग्रेजी बोलने का ये समझ रहे हैं कि जो बच्चा अंग्रेजी बोलता है वो बहुत टैलेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सर्च भी कर रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी जो बोलने वाले हैं बहुत टैलेंट नहीं है। उनकी ग्रामर, उनकी लिटरेचर, उनका वर्ड सही नहीं है। बोलना एक अलग ही बात है, भाषा एक अलग है, लेकिन वह जब रिटेन की बातें आते हैं तो उनकी जितना ही उनकी टैलेंट दिखाया जा रहा है वह सब गलत हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। इस क्रम में कई समुदाय भी अपने पारंपरिक आलेखों को पढ़ने की क्षमता गंवाती जा रही है। एक दशक पहले 3 माह में एक भाषाएं गुम हो रही थी। 2019 की हम बात करें तो 2019 में 40 दिन में एक भाषा गुम होने लगी, यानी एक साल में 9 भाषाएं खत्म होने लगी है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी का बता रहा है, यूनेस्को ने चेता दिया है यूनेस्को ने चेता दिया है कि ऐसे ही चलता रहा तो दुनिया से 3,000 भाषाएं सदी के अंत तक खत्म हो जाएगी। मानो एक सदी के अंत में ये 3,000 भाषाएं क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सभी लोग अपनी भाषाओं को पढ़ें, अपनी भाषाओं को बोलें, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो भाषाएं हैं उसमें हम कंफर्टेबल महसूस करते थे, लेकिन आज लोग जो हैं वह इंग्लिश के चक्कर में, इंग्लिश लैंग्वेज की चक्कर में अपनी भाषाओं को छोड़ दे रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही है। जिनकी भाषा है उनको ही समझ आ रहा है, दूसरे जब उसको समझते हैं तो उसकी समझ में नहीं आती है वह सेंस जो समझना चाहिए। सदी के अंत तक देख रहे हैं कि सदी के अंत तक 3,000 जो भाषाएं हैं वह खत्म हो सकती है, सदी के अंत तक। अब यहाँ देखें, भारत की इन भाषाओं पर जोखिम अधिक है। कौन कौन भाषाओं पर देखना, ये देखेंगे आप इन भाषाओं पर कौन कौन भाषा। तो कर्नाटक की कोरगा जो भाषा है, लैंग्वेज है, इसको बोलने के लिए क्या कर रहे हैं, केवल 16,000 लोग बचे हैं। कोरगा जो लैंग्वेज है कर्नाटक में, केवल उसको 16,000 लोग ही बोल रहे हैं, बाकी अब वह छोड़ दिए हैं। अगर हिमाचल की हम बात करें तो हिमाचल में सिरमौरी जो भाषा है उसको केवल 31,000 लोग बोल रहे हैं हिमाचल में। ये कहीं न कहीं हमारी ये भाषाओं के साथ
जो लुप्त हो रही है उनके साथ अन्याय हो रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो पारजी भाषा, देखें पारजी भाषा केवल 50,000 लोग या बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और देखिए दक्षिण भारत में ये टोडा भी अब क्या है, खतरे में है। तो इस तरह की भाषाएं जो है वो लुप्त हो जाएगी, जिसे हमारी जो आने वाली जनरेशन है वह तो उस भाषा को जानेंगे भी नहीं, तो उससे जो हमें मिलती थी एविडेंस वो खत्म हो जाएगी। अब ऐसे बचा रहे अपनी भाषा कौन कौन? ऑनलाइन टूल का लेकर सहारा। क्या है? नाइजीरिया में इगोबो, यानी नाइजीरिया में एक भाषा है इगोबो। तो इगोबो बोलने वाली जो समुदाय है भाषा को परंपरा से जोड़ते हैं, यह अपनी परंपरा से जोड़ रहे हैं इगोबो को। इसे बचाने के लिए टूल विकिटंग की सहारा ले रहे हैं, विकिटंग की सहारा ले रहे हैं। अब आते हैं रिकॉर्डिंग के जरिए कोशिश हो रही है। अब बिहार में, बिहार मन भारत के जो प्राचीन काल से जो नाम रहा है बिहार का, मगध का, उनमें देखिए बिहार के पूर्वी राज्य में अंगिका भाषा बोलने वाले अमृत सूफी ने अपने बोली को बचाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है कि कहीं न कहीं ऐसा समय आएगा जब लोग भूल जाएंगे, तो इस भाषा को हम लोग बचाए रखें। किताबों से बचाने की कोशिश। अब ये देखें म्यांमार, देखें म्यांमार के रोहिंग्या बांग्लादेश में है, म्यांमार के रोहिंग्या बांग्लादेश में है। उनकी हनीफी भाषा, अब देखना म्यांमार की जो हनीफी भाषा है, उन हनीफी भाषा को किताब में लिख उसे संरक्षित कर शरणार्थी शिविरों में बांट रहे हैं कि यह भाषा का विलुप्त न हो। तो ये ऐसी तो हमारी देश की और हमारे देश की जो भाषाएं हैं वो लुप्त हो रही है, ये बहुत खेद की बात है। अब हम बात करते हैं चीन में गानों पर रखे नई मकड़ी की प्रजातियों के नाम। देखें चीन में गानों पर रखे नई मकड़ी की प्रजातियों के नाम। ये बीजिंग से, चीन के बीजिंग राजधानी बीजिंग, वहाँ से एजेंसी, चीन की एजेंसी जो है, चीन के एक वैज्ञानिक ने मशहूर मैंडो पॉप गायक, एक वैज्ञानिक ने, लेकिन एक मशहूर जो गायक हैं मैंडो पॉप गायक ने जे चाऊ के गानों के नाम पर, यानी जे चाऊंग के नाम गानों के नाम पर 16 नई मकड़ी प्रजाति का नाम रखा है। आदत रहे हैं मी शिआओची दक्षिण पश्चिमी जूजोऊ प्रांत में तोंगरेन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। ये जो है शिआओची, यह तोरंगरेन यूनिवर्सिटी में एक क्या है, प्रोफेसर है। उन्होंने नई खोजी गई मकड़ियों की जो प्रजाति है उनकी सूची दिसंबर में अपनी शोध पत्र जूलॉजिकल रिसर्च डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में प्रकाशित की थी। जूलॉजी रिसर्च डाइवर्सिटी एंड कंजक्शन में उन्होंने क्या किया, 16 प्रजाति मकड़ी के प्रजाति का सूची उसमें प्रकाशित की। शोध पत्र इस साल इंटरनेट पर वायरल हो गया और चीनी सोशल मीडिया साइट वीबो पर, ये साइट है सोशल साइट वीबो पर, संबंधित हैशटैग से 2.5 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है। 2.5
करोड़ से अधिक बार इनके प्रजातियों को देखा गया है। शोध पत्र में मकड़ी को, अब देना, मकड़ी को कौन कौन नाम रखा गया है? स्टारी मूड स्पाइडर, रेनबो स्पाइडर, ड्रैगन फिस्ट स्पाइडर और एक्सक्यूज स्पाइडर जैसे नाम उनका दिया गया है। अब हम बात कर रहे हैं नर्सिंग की छात्रा बनी, क्या बनी है? मिस अमेरिका बनी है। यह वाशिंगटन एजेंसी से आया है। अलाबामा है, अलाबामा की 22 वर्षीय एबी स्टाकार्ड को मिस अमेरिका 2025 चुना गया है। 2025 में इनको क्या है? एबी अर्बन यूनिवर्सिटी में नर्सिंग की छात्रा है एबी स्टाकार्ड, जो 51 प्रतिभागियों को हराकर उन्होंने यह खिताब हासिल किया है। फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में रविवार को आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता में अमेरिका के प्रत्येक राज्य से एक प्रतिभागी ने भाग लिया था। विजेता प्रतिभागी को $50,000 की राशि इनाम के तौर पर दी गई है। मिस अमेरिका प्रतियोगिता की शुरुआत साल 1921 में न्यू जर्सी के अंटार्कटिक शहर में हुई थी। तब से यह लगातार यह चलता आ रहा है। तो 2025 का जो मिस अमेरिका बनी है वह है एबी स्टाकार्ड, और इसमें विजेता को $50,000 की राशि इनाम के तौर पर दी जाती है। हम बात करते हैं खतरे में धरती कैसी है। भारत में कैंसर से अधिक घातक है वायु प्रदूषण। हमारे इंडिया में वायु प्रदूषण जो है वो कैंसर से घातक है, बहुत घातक है वायु प्रदूषण। क्योंकि लंदन एजेंसी के अनुसार अकेलापन एक बीमारी है, जो आदमी अकेलापन रहता है वो एक बीमारी है जो शरीर में प्रोटीन का स्तर बढ़ने के बाद होती है बीमारी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुए शोध के बाद यह बात सामने आई है। शोधकर्ताओं ने, ये जो शोधकर्ता है ना, यूके बायो बैंक से 4200 आंकड़े लिए, यानी 4200 आंकड़े लिए और उसका विश्लेषण किए, जिससे पता चलता है प्रोटीन के स्तर में गड़बड़ी के कारण हुए इंसान को अकेलापन पसंद आता है। ये प्रोटीन की कमी है, जिससे कई बीमारियां भी हो सकती है। कई मामलों में तो इनकी मौत हो सकती है। 25% लोग, वृद्ध लोग, मतलब 25% जो वृद्ध लोग हैं वो सामाजिक अलगाव का अनुभव करते हैं। वह दूर हो रहे हैं, वंचित हो रहे हैं, अंचित होने का अनुभव कर रहे हैं। और 5 से 15% जो किशोर अवस्था यंग लोग हैं, यंग मैन हैं, वह अकेलेपन का शिकार होते हैं। अध्ययन की सहलेखिका बारबरा सहायिका ने बताया, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अकेलेपन को दुनिया की विकट समस्या के तौर पर जिक्र किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अकेलेपन को दुनिया की विकट समस्या के तौर पर जिक्र किया था। उन्होंने कहा, लोगों को समझना होगा कि यह एक स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है।
अकेलापन या सामाजिक अलगाव न केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी प्रभावित करता है। एक साथ दिखी 3 संस्कृतियों की झलक। कोलंबिया के पाश्तो जगह है। पाश्तो में धूमधाम से सदियों पुराने ब्लैक्स एंड वाइट्स कार्निवल की शुरुआत हुई है। इस मौके पर परेड का आयोजन हुआ। इसमें अमेजन, प्रशांत और आंडियाई संस्कृतियों की झलक एक साथ देखने को मिली है। यूनेस्को ने 2009 में इसे सांस्कृतिक विरासत घोषित किया था। पहली बार इस कार्निवल का आयोजन 16वीं सदी में किया गया था और तब से यह हर साल जनवरी माह के पहले सप्ताह में 5 दिनों के लिए आयोजन किया जाता है। तो ये रहा एक साथ 3 संस्कृतियों की झलक। अब हम बात करते हैं राजनीति की। तो मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव 5 फरवरी को 8 को नतीजे आने वाली है। इसमें देखते हैं क्या है। यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 5 फरवरी को उपचुनाव होने वाला है, जिसका 8 फरवरी को उसका रिजल्ट आएगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा के साथ यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की घोषणा कर दिया। मिल्की विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना 10 जनवरी को जारी की गई। केंद्रीय निर्वाचन आयोग इनके द्वारा 273 मिल्कीपुर जिला अयोध्या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए घोषणा कार्यक्रम का अनुसार वहाँ नामांकन दाखिल करने का अंतिम तिथि 17 जनवरी को कर दिया। नामांकन पात्रों की जांच 18 फरवरी को होगी। नाम वापस लेने की जो अंतिम तिथि है वो 20 जनवरी को होगी। इस सीट पर 5 फरवरी को कराया जाएगा, यानी इस सीट पे जो मतदान है वो 5 फरवरी को कराया जाएगा और मतगणना 8 फरवरी को संपन्न होगी। निर्वाचन प्रक्रिया 10 फरवरी तक पूरी कर ली जाएगी। अब हम विस्तार करेंगे मिल्कीपुर के रण में दलों की प्रतिष्ठा दांव पर। यह विस्तार से हम बात करने जा रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट हारने के बाद भाजपा और समाज पार्टी ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया है। मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद अब फैजाबाद के सांसद हो चुके हैं। फैजाबाद लोकसभा सीट पर जीत को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूरे देश में यूपी गंगा यमुनी संस्कृति की जीत के रूप में प्रचारित किया। वही भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ की जो हार के कारण और गुणा गणित मंथन पर रणनीति बनाई है, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जान से जुटे हुए हैं और अखिलेश यादव भी ने संगठन का कील कांटा दुरुस्त किया है। देखना दिलचस्प होगा कि मिल्कीपुर का रण कौन भेदेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार और संगठन ने झोंकी पूरी ताकत। 2022 में बाबा गोरखनाथ ने की हाईकोर्ट में दाखिल रीट के चलते चुनाव टल गया था। सीएम, डिप्टी सीएम और अन्य नेता जुटेंगे चुनाव प्रचार में। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिशन मिल्कीपुर के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री ने मिल्कीपुर की कमान पहले ही खुद संभाल रखी है।
मिल्कीपुर के सियासी गुणागणित को अपने पक्ष में कर भाजपा प्रतिद्वंदी सपा के लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर हार का बदला चुकाना चाहती है। हालांकि चुनावों में 8 में से 60 सीटें जीतकर भाजपा के हौसले बुलंद है। यूं तो मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव बाकी की 8 सीटों के साथ ही होना था, मगर यह हुआ कि 2022 में भाजपा प्रत्याशी रहे बाबा गोरखनाथ की हाई कोर्ट ने दाखिल रिट के चलते चुनाव टाल दिया। मगर भाजपा ने चुनावी तैयारियों पर विराम नहीं लगाया। पार्टी ने सरकार और संगठन के मोर्चे पर तैयारियों का सिलसिला जारी रखा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी वहां बैठक कर चुके हैं, जबकि महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह तो चुनावी तैयारियों की बैठकों में उसके संबंध में कई बार वहां जा चुके हैं। अब आते हैं अखिलेश के सामने पीडीए के भरोसे पर जीत अब बरकरार रखने की चुनौती। मिल्कीपुर उपचुनाव अब समाजवादी पार्टी के लिए मौका भी है और चुनौती भी है। यहाँ पीडीए को आंच का परीक्षा होगा तो राम मंदिर की उपजी आस्था के जरिए वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश भी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सीधा भाजपा और सपा के बीच मुकाबला है। यहाँ कांग्रेस तो सपा के साथ खड़ी है और बसपा चुनाव मैदान से बाहर है। पिछली बार जब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के शोर के बीच मिल्कीपुर का उपचुनाव नहीं कराया गया तो सपा ने इसे भाजपा का डर बताते हुए कहा था कि जिसने जंग टाली समझो उसने जंग हारी। वाकई में मिल्कीपुर सीट का मुकाबला किसी बड़ी जंग से कम नहीं है। अखिलेश फतेहपुर के लिए एड़ी चोटी जोड़ लगाए हैं, लेकिन भाजपा की जोरदार तैयारी और आक्रामक तेवर के आगे समाजवादी पार्टी के लिए अपनी सीट बचाना खासा मुश्किल होगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि मिल्कीपुर का उपचुनाव जो चुनाव दुनिया भर का मीडिया आकर देखें, यह सीट अवधेश प्रसाद के इस्तीफे से खाली हुई है, जो फैजाबाद से सांसद हो गए। सपा ने अवधेश प्रसाद को पार्टी के पोस्टर बॉय की तरह पेश किया और सांसद में अखिलेश यादव ने अपने बगल में बिठाकर संदेश दिया कि इन्होंने भाजपा को इस लोकसभा क्षेत्र में हराया। कैसे होती है जाति बिसात पर पीडीए हावी। मिल्कीपुर की जातीय बिसात पर पीडीए हावी दिखता है। यहाँ 1.25 लाख दलित है, इसमें पासी बिरादरी के वोट ही करीब 55,000 है। इसके अलावा 30,000 मुस्लिम हैं तो 55,000 यादवों की तादाद भी अहम भूमिका है। सवर्णों में ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्य समुदाय की तादाद क्रमशः 60,000, 25,000, 20,000 है। कोरी 20,000, चौरसिया 18,000, पाल और मौर्य बिरादरी की तादाद भी कम नहीं है। तो इससे लगेगा कि मिल्कीपुर में रंग